जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। एहसन, उसामा, अब्दुल कदीर, महमूद, सादिया। जी बच्चों जी, जी बच्चे जा, क्या खबरें चल रही हैं आज? आज से रिवीजन स्टार्ट करनी है सर। बिल्कुल ठीक है। हमने सोचा था कि हम एक रिवीजन प्लान जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ओके। F1 ओके बच्चों जी। क्या हुआ भाई? Can't reach this page. Okay. So बच्चे जान, situation is this कि these are our chapters that we have to revise. Okay. आपने माइक वाइक देना है? इसके भी वो लगा दीजिएगा लीड। Okay, you people can see my screen. Okay. Well, today is 15th of January. अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो बताएं कि कोई चैप्टर जिसके ऊपर आपको ज्यादा एम्फेसिस रिक्वायर्ड है। अब प्लानिंग थोड़ी सी बना लें। चैप्टर सर डेप्रिसिएशन वाला है सर। डेप्रिसिएशन पे ज्यादा एम्फेसिस रिक्वायर्ड। ओके, एंड देन और एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट सर, उसकी भी काफी प्रैक्टिस चाहिए भी। accruals and prepayments. Okay, so what we will do कि January 18, 19 and 20 ये Monday, Tuesday and Wednesday ये depreciation पे हम काम करेंगे। और January 21, 22 and 23 we'll be working on accruals and prepayments. Okay, well, okay, then 24 is Sunday। उसके बाद January 25 and 26 doubtful debts पे, और January 27 and 28 कुछ chat box में क्या आ रहा है? Sir 10, 11, what 11? Inventory? Twenty-six, 27, 28.
29 and 30 और इन्वेंट्री पे आ जाते हैं 31st is Sunday, then February 1, 2 and 3 मैं इन्वेंट्री पर आपको 3 दिन रिवीजन के हम प्लान कर लेते हैं। ओके और उसके बाद एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमें प्लान करना चाहिए 2 दिन। बाय द वे इन्वेंट्री पे हमें 2 दिन भी काफी होना चाहिए। हम 2 दिन अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्लान करें। February 3 and 4 and partnership पे February 5 and 6. Okay. Okay. And then preparation of financial statement पे 8, 9 and 10. तो बताइए बेटे, as far as like 15th and 16th is concerned, आज का और कल का दिन, this we can discuss some theoretical part. January 15 and January 16. Okay. और ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हैं, ये आपकी कवर हो जाती हैं बहुत सी जगहों पर। जब हम अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी डबल एंट्री में और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जो है वहाँ पर कवर हो जाती हैं। जी बेटे, बाय दिस वी विल बी लाइक फिनिशिंग आवर सेशन ऑन 10th of February इंशाल्लाह। बताइए, व्हाट डू यू से? इस पे आपके सजेशंस जो हैं उसके मुताबिक फिर हम अगली बातचीत करते हैं। ठीक प्लान है सर ये। ओके, तो नोट दिस प्लान विद यू। इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्हाट्सएवर, एंड we will be discussing today the first chapter, which is Introduction to Business and Accounting, and then tomorrow we will be discussing financial reporting. अच्छा, meanwhile एक service जो है that I'll be requiring from a volunteer who could be like anyone, Asan, Faisal, Hamza, whomsoever जो regularly चीजों को देखते हैं। अब्दुल कदीर, सारे बच्चे माशाल्लाह से रेगुलर हैं। अहमद बिन अशफाक, साकिब, सामा, उस्मान, सादिया, मियां फैसल नजर नहीं आ रहा, फैसल रजा नजर आ रहा है, सॉरी। वेल, आप में से कोई एक बच्चा जो है वो आपस में मशवरे कर लें, बेशक एक ग्रुप बना लें, लेकिन पास्ट पेपर आइडेंटिफाई करेंगे हर टॉपिक पे 3-3 जो कि रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हो। अगर आप लोगों ने पहले से कुछ उनको प्रैक्टिस किया या कोई आपको ड्यूरिंग योर लेक्चरिंग जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगे कि जी शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और अप्रिशिएट अगर आप उनके क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स डाउनलोड करके मेरे साथ शेयर कर लें व्हाट्सएप ग्रुप में। आपका जो ग्रुप है जिसमें के तमाम स्टूडेंट्स भी हैं, बेनिफिट उसका ये होगा कि तमाम स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को देख लिया करेंगे जो कि हमने सॉल्व किया करने। तो यूं हमारा ये जो रिवीजन प्लान होगा, इट विल बी कवरिंग नॉट ओनली द रिवीजन बट पास्ट पेपर प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, रिवीजन प्लस पास्ट पेपर प्रैक्टिस। ठीक हो गई? तो कौन बच्चा वॉलंटियर करता है इसके लिए? कोई बच्चा नहीं वॉलंटियर कर रहा? सर
क्या बीबीए का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड? इसका बेटे बीबीए का मतलब कि उसके पास पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन हो बंदा वो कर दे तो वो भी ठीक है या नहीं? नहीं बेटे, जो या आई आई कैप का ही बस? हाँ, जो आई कैप का लेवल है ना, एग्जामिनेशन लेवल, वो यूनिवर्सिटीज का नहीं है बेटे। यूनिवर्सिटीज उसको और अंदाज से लेती हैं, ठीक है। इसलिए हम आई कैप पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। आई कैप के पास पेपर्स। ओके, उस्मान कह रहा है कि आई विल डू। ओके, अप्रिशिएट उस्मान। आप पास पेपर्स जो हैं वो इस तरह से शेयर कीजिएगा हमारे साथ ग्रुप में, एंड टॉपिक वाइज हम फिर उसको इन डेट्स पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सर उस्मान के साथ मैं भी करूंगा। ठीक है बेटे, अप्रिशिएट। ये मैं कौन है? एहसन सर। सही है। अच्छी बात है, एक्सीलेंट। तो चैप्टर नंबर 1 पे आज हमने कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। ऑलराइट सर एक्सक्यूज मी बेटा। सर, ये जो पास पेपर शेयर करने हैं, ये जिस दिन जो टॉपिक डिस्कस करना है उससे पिछले दिन ग्रुप में शेयर कर देने हैं। बेहतर है कि आप आज इस पे थोड़ी सी मेहनत करें, और आज आप टॉपिक वाइज पास पेपर जो है ना आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और वो जो आपके टॉपिक वाइज होंगे वो आप उनको फिर एक फोल्डर बनाकर अपने पास रख लें। We estimate you have only 5 minutes of recording time before your computer's hard disk fill up. हाँ जी, अच्छा बेटे, जरा ये महबूब हार्ड डिस्क को थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो आप मीन वाइल ये कीजिए, आपके पास चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी रीडिंग स्टार्ट कीजिए, और मीन वाइल महबूब भाई जो है वो ये हार्ड डिस्क को मैनेज कर लें। जी महबूब, ओवर टू यू। बड़ी जल्दी हो जाती है आपकी हार्ड डिस्क, बैकअप तक जाएगा नहीं ज्यादा स्पेस। Done? So thank you very much. Recorder is recording. Okay. Well, Beta Ji, I'm with you. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी इस वक्त। वेल बेटे, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस से मतलब वो बात करना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें मालूम हो जाए व्हाट इज बिजनेस और अकाउंटिंग क्या होती है। आगाज में हम ये चैप्टर क्यों डिस्कस नहीं करते? मैं खास तौर पर चैप्टर नंबर 1 को इसलिए आगाज में डिस्कस नहीं करता क्योंकि चैप्टर नंबर 1 नॉर्मली पूरे बुक को कंसाइज कर रहा होता है। तो जब आप कुछ बुनियादी बातें ही नहीं
सीख रहे होंगे तो वो बुक जो है वो आपकी समझ नहीं आएगी, उसका बुक का एक समरी सॉर्ट ऑफ थिंग समझ नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 अब जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर इंशाल्लाह। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज की बात इसमें करेगा और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज की बात करता है। बिजनेस एंटिटीज की टाइप्स 3 बुनियादी तौर पर टाइप्स हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, and company. Okay. Business is an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return in the form of dividends, lower cost, or other economic benefits directly to investor or other owner वगैरह। देखो बेटे, जरूरी नहीं होता कि आपने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसी को याद करना है। बिजनेस के बारे में बहुत सादा सी डेफिनेशन जो ज़हन में रखें कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ साथ बेशक नोट करते चले जाइए अपनी नोटबुक में। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन for earning profits। बड़ी सादा सी डेफिनेशन है बेटे। अब जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो अब आप लोगों को उसके अंदर ये बात समझ आ जाएगी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस ओनर के लिए होती है वो क्या होती है कि ओनर को उससे रिटर्न मिले। अब वो रिटर्न कहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट शेयर को, प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलता है। और आप एक टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स या डिविडेंड। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट शेयर ओनर को मिलता है उसको ड्राइंग कहते हैं। जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर ओनर को मिलता है उसको भी ड्राइंग्स कहते हैं। और जो कंपनी में प्रॉफिट शेयर ओनर को मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पे कहा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ओके, कि उसको जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं उस शक्ल में। लोअर कॉस्ट और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डायरेक्टली टू इन्वेस्टर और अदर ओनर्स, मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स। अब अगली बातें अगर समझ नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं, आप डिविडेंड तक रुक जाएं, आपको सारी चीजें कवर होगी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स है, और उन प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ओनर का है जो कि डिविडेंड की सूरत में उसको मिलता है। ओके, उसके बाद क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़। Well, a business entity is a commercial organization। अब उसको एक और तरफ पे वो कह रहा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बेटे जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें दो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। एंटिटी दो तरह की होती है, एक बिजनेस और दूसरी नॉन बिजनेस। बिजनेस में हमारा मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन बिजनेस में होता है टू सर्व सोसाइटी।
ठीक है। तो जो टू अर्न प्रॉफिट एक्टिविटी होगी वो कमर्शियल एक्टिविटी होगी बेटा, जिसमें हम बाकायदा तौर पे प्लान कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम प्रॉफिट्स ज्यादा बना सकते हैं या बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं कमर्शियली। तो बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस एंटिटी इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेक अ प्रॉफिट from its operations. An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted. अभी वही वाली बात जो पीछे गुजरी थी वो दोबारा से इसमें शामिल कर। So an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activity. अब एक और डेफिनेशन यहाँ पर बता दी। ओके, तो बहरहाल आपको जो कॉन्सेप्ट बिजनेस की डेफिनेशन का क्लियर हुआ वो ये कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैंने 3 पॉइंट्स इसमें आपको डिस्कस किए। इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइडिंग रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स और ओनर्स, क्योंकि उनको आपने उसका रिटर्न देना है। अब उसके लिए आप जो भी उसके एसेट्स को मैनेज करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं कमर्शियली वायबल बनाने के लिए, वो सारे उसके हिस्से। Characteristics of business क्या है? Businesses exist to make profit। पहली बात, businesses make profit by supplying goods or services। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, या तो गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं, या आप सर्विसेज जो हैं वो रेंडर करते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी एक्टिविटीज, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो गुड्स को सेल करना या सर्विसेज को सेल करना, किसको? कस्टमर को। ओके, तो बिजनेसेस that supply goods might make those goods or buy from the other parties। make those goods यानी कि manufacturing entity, buy them from other parties यानी कि trading entity। अब यहां से हमें दो चीजें पता चली कि ये ट्रेडिंग एंटिटी होंगी और ये बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। Okay. Then profit is the reward for accepting risks। अब यहाँ पर उसने ये दो अहम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अब ओनर जो है वो रिस्क लेता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है और उसके बाद फिर सामान खरीदता है, उसको शेल्व्स में सजाता है और रिस्क लेता है कि कस्टमर आएगा, ये बिकेगा और प्रॉफिट होगा। इसकी एक बड़ी सादा एग्जांपल आप देखते हैं कि आपके स्ट्रीट वेंडर्स, हम सड़क के किनारे देखते हैं कि जी रेडी बान, उसने फ्रूट सजाए होते हैं अपनी रेडी पर, सारा दिन वो जो है उस रेडी के साथ खड़ा रहता है, ठीक है। धूप है, सर्दी है, गर्मी है, वो रिस्क ले रहा है अपनी सेहत का भी। और फिर पेरिशेबल गुड्स हैं, मुझे बात का बहुत इस चीज पे एक प्यार आता है उनके ऊपर कि वो सारा दिन दोपहर में और आजकल तो रात में सर्दी में भी उस फ्रूट को सजाए खड़े रहते हैं। अगर हमें कभी खड़ा होना पड़े, कितनी मुश्किल काम है ये। वो ना सिर्फ ये कि अपनी सेहत का रिस्क लेते हैं, बल्कि वो जो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी उनका एक रिस्क होता है। तो अल्टीमेटली रिवॉर्ड तो बनता है ना।
तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटे 2 लफ्ज याद रखिएगा बिजनेस के अंदर कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क। अब आगे एग्जांपल दे कि आप कोई भी इसकी बात कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए वो क्या करता है, टू सेल द गुड्स ऑन प्रॉफिट, वो रिस्क को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वो प्रॉफिट पे चीजें, अब प्रॉफिट पे जाएगा उसके लिए उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी रीडिंग और इसकी याद करना जो है आपको इजी हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस बिलोंग्स टू ओनर, ठीक है। अ शेयर ऑफ प्रॉफिट माइट बी पेड टू द ओनर्स पीरियोडिकली। अब देखिएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं दोबारा से बोल दूं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स कहलाती है, और जो कंपनी है उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है जी। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलता है। There are 3 main types of business: sole proprietorship, partnership and a company. Okay? अब उसके बाद यहाँ तक जो बात आपने समझ ली, पढ़ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बाज़ औक़ात इन चीज़ों पे सवाल भी पूछा करता है। आप मुझे बताइए, आपने स्टूडेंट्स ने कोई पॉइंट क्लियर करना है यहाँ तक, या मैं आगे बढ़ूँ? Anyone from the class? अच्छा, बाज़ औक़ात ना स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते थ्योरेटिकल पार्ट पे और कहते हैं कि बस ये तो खैर है कर लेंगे, और यही वो एरिया होता है जो कि स्टूडेंट्स को फिर मार्क्स लूज करवाता है अगर उन्होंने ठीक ना पढ़ा हो। इसलिए इसको बहुत तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है और याद रखने वाली चीज़ों को आपने याद भी करना है। सोल प्रोप्राइटर के अब वो बातें कर रहा है, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ये 1 पर्सन एंटिटी होती है, सिंगल पर्सन एंटिटी। ओके, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस सेटअप करता है, ओके, और उसको वो रन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि कोई लीगल डिस्टिंक्शन उसकी नहीं होती बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, ठीक है। जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर, और जो बिजनेस एंटिटी है, ओके। अब इसमें एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो लीगल और अकाउंटिंग डिस्टिंक्शन की रखनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाया करते हैं। मैं यहाँ एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसी स्टेज पर। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा कॉन्सेप्ट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड बिजनेस सेपरेट एंटिटीज होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑनर और बिजनेस को हम अलग अलग डिस्टिंक्ट करते हैं, ओके। लीगली आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में अलग अलग लीगल स्टेटस देखना है। फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ये पॉइंट आपको कंसीडर करना, ये पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने कंसीडर करना, ओके। क्या कि देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, ओके। बताइए, यहाँ पर अगर कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट है जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम अमूमन कहते हैं कि अकाउंटिंग में तो सर हम कहते हैं कि ओनर एंड बिजनेस हैज सेपरेट एंटिटीज, और यहाँ पे उसने कहा कि नो लीगल डिस्टिंक्शन। ये लीगल की बात है, अकाउंटिंग डिस्टिंक्शन की नहीं है। अकाउंटिंग भले आप
एक कंपनी की कर रहे हैं या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें ओनर एंड बिजनेस सेपरेट एंटिटीज होते हैं, अलग अलग उनका तशख्खुस होता है, अलग अलग उनकी पहचान होती है। ओके वेल, अब इस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं द ओनर ऑफ द बिजनेस is personally liable for any unpaid debt and other obligations of the business. Obviously, वो अकेला बिजनेस का मालिक है और वही बिजनेस के तमाम लायबिलिटीज के लिए ओब्लाइज्ड है कि जी अगर बिजनेस पे नहीं करेगा तो उस ओनर के घर का सामान बेचकर भी उसकी लायबिलिटीज पे की जाएंगी। Profit of a sole proprietor business are treated as income of the owner. Straight forwardly उसकी ओनर की इनकम समझी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रोप्राइटर इज होली लायबल फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर मुकम्मल तौर पर लायबल है बिजनेस में जो भी कर्जे लिए होते हैं, बोरिंग्स ली होती हैं। ओके, व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर डाइज द बिजनेस सीजेस। आपने अक्सर देखा कि जब शख्स फौत हो गया उसका बिजनेस चलाने वाला कोई शख्स नहीं रहता, खत्म हो गया। Profit of the business belongs to sole proprietor. Assets of the business belong to sole proprietor. Sole proprietor can extract cash. Extract cash मतलब drawings कर सकता है, cash में भी और asset में भी, and other assets. Okay, known as drawing. आपने ये चीज देखी है, अब आपके लिए मुश्किल नहीं है इसको समझना कि इन्वेंट्री की भी ड्राइंग आपने देखी और कैश ड्राइंग्स भी देखी। Okay, business may be financed by a mixture of owners, capital and loans. Owner अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लोगों से कर्जे ले सकता है। ओके, सो प्रोप्राइटर बिजनेस माइट एम्प्लॉय मैनी एम्प्लॉयज बट इट इज यूजुअल फॉर द प्रोप्राइटर टू टेक अ वेरी एक्टिव रोल इन द, वो बहुत एक्टिव रोल उसका होता है। ओके, जितने मर्जी एम्प्लॉय रख ले लेकिन उसका अपना रोल बहुत एक्टिव होता है। कैन बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न बाय इट्स ओनर, कभी भी उसको बेच सकता है। ओके, इसकी एग्जांपल्स आपको पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप is an entity in which two or more individuals, ये इसकी मेन characteristics है, share ownership of a business। ठीक है, each partner contributes funds, capital to set up the business. Partnership in Pakistan are subject to rules set out in Partnership Act 1932। ठीक है बेटा, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप के पीछे कोई एक्ट नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के पीछे 1932 का बना हुआ, पाकिस्तान जब नहीं कायम हुआ था उस वक्त से पहले एक पार्टनरशिप एक्ट जो बनाया गया था उसी को पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। ओके, so the relationship between persons who have agreed to share carry on, इसमें एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। Relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो सारे इसको लेकर चल रहे हैं या उनमें से कोई एक जो है दूसरों के बिहाफ पर बिजनेस चला रहा होगा, तो एजेंट का रिलेशनशिप कायम हो जाता है, वो उसके तौर पर एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या हैं? Association of two or more persons। Okay, either be owners of the business are personally liable। Okay, यहाँ पर भी उनकी नो लीगल डिस्टिंक्शन, जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज होंगी वो पार्टनर्स पे फॉल करेंगी। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप आर शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर किया जाता है। आपने पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ लिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने पढ़ ली है, आपने प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स पढ़ ली हैं। ओके, अच्छा, इन एग्रीड वे आपने वो देखा था, एक एग्रीड वे होता है कि इतना हिस्सा जो है वो सैलरी की वजह से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इतना शेयरिंग रेशो की, इन ईच पार्टनर इज ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम। वो जो उसको एग्री किया जाता है वो उसको उसकी पर्सनल इनकम होती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ओके, व्हेन पार्टनर डाइज पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ओके, पार्टनरशिप कम्स टू एंड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फर्म खत्म हो जाती है। आपको पता है
कि पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज फर्म, is known as ठीक है। फर्म खत्म नहीं होती, फर्म चलती रहती है, लेकिन पार्टनरशिप रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अब बाकी के पार्टनर्स को दोबारा से एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। सपोजली 3 पार्टनर्स काम कर रहे थे, ए बी एंड सी, ठीक है। रेशियो सपोज करें कि जी बी डाइज, बी फोर्थ हो गया। अब ए एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट लेंगे। पहले ए का हिस्सा था 3/6 और सी का हिस्सा था 1/6। अब हो सकता है वो कहें कि ठीक है, अब आप 3:2 में आ जाए। ए कहे कि ठीक है, मैं 3/5 हिस्सा लूंगा, वो 2/5 हिस्सा लेगा, या व्हाट्सएवर। ओके, तो आपको दोबारा से एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप प्रॉफिट्स को शेयर करने का अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो वो ये बात कर रहा है, व्हेन पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, अब नई रिलेशनशिप कायम होगी। द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बिलोंग्स टू द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। ओके, assets of the belong to an agreed ratio. Partners can extract cash, drawings कर सकते हैं, goods भी ले सकते हैं। Okay, this may be financed by the mixture of capital or loan. वही वाली बात है जो पीछे आपने इंडिविजुअल में पढ़ी, sole proprietor. Partnership might employ many employees. ठीक है, एम्प्लॉय कर सकता है बहुत से लोगों को, लेकिन मेनली बिजनेस एक्टिव रोल जो है उन पार्टनर्स का ही होता है। ठीक है, पार्टनर्स को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है बिजनेस रन करने में। पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, बेचा जा सकता है। ठीक है, ओके, अब आती है कंपनी। कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, ये बाकायदा इनकॉर्पोरेट की जाती है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। यहाँ पर कुछ आपको बताया होगा। It is a legal entity. ठीक है, incorporated under Companies Act 2017। पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, अब वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसकी तशकील होती है, बाकायदा तौर पर इसको बनाया जाता है। A company is a special form of business entity. Nearly all companies and businesses are limited liability. Companies की limited liability होती है। Limited liability आपने देखा कि जो पार्टनरशिप और sole proprietorship थी, उनमें जितनी भी उनकी liabilities फर्म की या बिजनेस की liabilities थी, वो उनके ओनर्स के ऊपर आ जाती थी। अगर वो बिजनेस लोन पे नहीं कर सकता था तो उस पार्टनर को वो लोन पे करना पड़ता था अपने पर्सनल कैपेसिटी से। यहाँ पर उसकी ऑनर की जो है लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है सिर्फ उस हद तक उसके ऊपर वो लायबिलिटी होती है, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल इंट्रोड्यूस की हद तक नुकसान हो सकता है उसको, उससे ज्यादा उसके घर के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाते उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए। ऑनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑनरशिप ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किए जाते हैं। ओके, well, a company might issue any number of shares depending largely on its size. Share issue किए जाते हैं। A large stock market company have millions of shares in issue.
If a company has issued 100 shares, ownership of 40 shares would represent 40%. ये सिंपल एक उसने एक एग्जांपल दी है जैसे सपोजली बेशुमार ओनर्स हैं, उसका शेयर कैपिटल जो है, अब शेयर कैपिटल वही है जो कि आपने सो प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल पढ़ा या पार्टनरशिप में कैपिटल पढ़ा। शेयर कैपिटल इसका जो है नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। वो कहता है कि जी इस कंपनी के 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब टोटल कैपिटल की जो अमाउंट होगी वो कितनी आ जाएगी, ₹10 मिलियन। ओके, अब ये टोटल कैपिटल की अमाउंट है। अब होता ये है कि शेयर होल्डर्स जो उस बिजनेस का ओनर बनना चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम कितने शेयर इसमें हासिल करेंगे। एक शेयर होल्डर कहता है कि जी मुझे 1 लाख में से 20,000 शेयर्स दे दें, तो 20,000 शेयर्स आप कहते हैं कि एक शेयर जो है 100 रुपए का, लिहाजा 2 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब कर देता है। वो कहता है कि 2 मिलियन का शेयर मिस्टर ए का हुआ। इस तरह से बी, सी, डी, ई, एफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें आप एक मैक्सिमम नंबर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इशू है। ओके, टू द एक्सटेंट नंबर ऑफ शेयर्स जितनी ऑथराइज्ड है, टू द एक्सटेंट ऑफ ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इनफिनिट तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो रुक जाएगा वहां पर जहां पर के नंबर ऑफ शेयर्स जितने ऑथराइज हुए हैं वो आपके मीट हो जाते हैं। ये इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ इसके शेयर कैपिटल से मुताल्लिक। तो कंपनी माइट इशू एनी नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग लार्जली ऑन इट्स साइज, जिस साइज का वो बिजनेस है उसके मुताबिक। लार्ज स्टॉक मार्केट company will have millions of shares in issue. ये उसने एग्जांपल दी। लार्ज कंपनीज यूजुअली हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। ये बस सादा सादा बातें हैं। अनलाइक अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, यानी कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह नहीं, बल्कि अ कंपनी हैज अ स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन। कंपनी का लीगल पर्सन एक स्टेटस होता है, एक लीगल एंटिटी होती है इन लॉ। अ कंपनी कैन बी द लीगल ओनर ऑफ बिजनेस एसेट्स। वो कंपनी अपने नाम की लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार वगैरह खरीद सकती है, ऑलराइट। एंड कैन स्यू, वो अपने नाम से किसी पे मुकदमा भी कर सकती है, और कैन बी स्यूड, और उसके नाम से कोई दूसरा उस पर मुकदमा भी कर सकता है। ओके ओके, अ कंपनी इज आल्सो टैक्स सेपरेटली, उसकी इनकम भी सेपरेटली टैक्स होती है। ओनर्स की इनकम अलग से टैक्स होती है। A company is liable for its own debt, जो उसके अपने डेट होते हैं सिर्फ उसकी वो liable होती है। If a company owes a supplier 1,000 for goods it has purchased but does not have the money to make the payment, the company alone is liable for the debt. यानी कि उसके लिए ओनर जो है वो लायबल नहीं होंगे, कंपनी ही उसकी लायबिलिटी को मीट करेगी। ओके, the liability of shareholder is limited to the amount of capital they have invested or agreed to invest. ये मैंने आपसे बता दिया कि उसकी liability to the amount of investment जो उसने की होती है उस हद तक वो liable होते हैं। मैक्सिमम उनका लॉस जो है to the extent of amount invested in capital होता है मैक्सिमम।
when the shareholders are not the managers of their company, it becomes essential that information about the position and performance of the company should be reported regularly by management to the shareholder. अब ये दो अलग से आप देखें, management and shareholder. मैनेजमेंट कौन है? जो के बिजनेस को रन कर रही है. शेयर होल्डर कौन है? जो बिजनेस के मालिक हैं. ओके, अब यहाँ पर ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि जो पार्टनरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड जो कंपनी है, उनके ओनर्स को क्या कहा जाता है? ओनर. जो सोल प्रोप्राइटर है उसके ओनर को प्रोप्राइटर कहा जाता है. जो फर्म है पार्टनरशिप, उसके ओनर्स को पार्टनर कहा जाता है. और जो कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस है उसके ओनर को शेयर होल्डर कहा जाता है. ओके, तो ये वो बात कर रहा है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको रिपोर्ट करना है किसने? मैनेजमेंट ने. उन्होंने जो डायरेक्टर्स रखे, अपॉइंट किए हुए हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन्होंने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना होता है कि बिजनेस कैसा रन हो रहा है, क्योंकि एक लार्ज स्केल बिजनेस एंटिटी होती है. अब यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की. अच्छा, यहाँ से पीछे अब मैं दोबारा आपको बता दूं कि एग्जामिनर आपसे अलग से सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी बात कर सकता है, पार्टनरशिप के बारे में भी पूछ सकता है, उसके फीचर्स बताएं, और कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस के बारे में भी पूछ सकता है, उसके फीचर्स बताएं. अब अमूमन एग्जामिनर जो है वो बात किया करता है इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. ये भी एक सवाल ऐसा है जो कि अमूमन एग्जामिनर पूछ लिया करते हैं. Advantages and disadvantages of operating as each type of business entity may be summarized as. Business structure क्या है? Sole proprietor में, sole tradership में एक शख्स उस बिजनेस की ओनरशिप होती है. Several individuals working together and shareholders. ये by the way यहाँ पर मैंने आपको sole proprietor का नाम दे दिया, पार्टनर और शेयर होल्डर्स आप इधर लिख सकते हैं. लायबिलिटी ऑफ द अनपेड डेट एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. पर्सनली लायबल होते हैं, ये लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. ओके, और एग्रीड टू इन्वेस्ट. बेसिकली आप कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिख दें तो काफी है. ओके, कि जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसकी हद तक लिमिटेड होता है, जबकि ये अनलिमिटेड होती है लायबिलिटीज. इनकी पर्सनल लायबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है. पर्सनली लायबल होते हैं ऑनर के तौर पर कि उसकी लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी पे करेंगे. ये पर्सनल लायबिलिटी इनकी ऊपर आ जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है. Management business is managed by its owner. Managed by its owner. अब ये ओनर कौन है? मैं जस्ट ऐसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट कर रहा हूँ बात को. सोल प्रोप्राइटर. ठीक है, वो जो प्रोप्राइटर है वो अकेला जो शख्स है वो उसको करता है. और इसमें जो ओनर है कौन है जी? पार्टनर्स. पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं. और इसमें मैनेजमेंट. ओके, लार्ज स्केल और मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. प्रोफेशनल मैनेजर्स रखे जाते हैं, वो उसको बिजनेस को रन करते हैं. बिजनेस स्ट्रक्चर, कैसे कैपिटल रेज करते हैं. ओके, मींस उसकी सोर्स ऑफ फाइनेंस.
capital for the business is provided by its sole owner, likely to be a limited amount. Limited means यहाँ पे आप small कह दे तो सही है, क्योंकि ये बास का स्टूडेंट इस लिमिटेड को कंफ्यूज कर लेता है लिमिटेड लायबिलिटी से। तो लिमिटेड की बजाय आप स्मॉल अमाउंट की बात करने की, बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है जो कि वो कैपिटल फॉर द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफन लिमिटेड इन, ये भी क्योंकि बहरहाल बहुत ज्यादा तो नहीं होती ना, पार्टनर्स मिलकर एक रीजनेबली गुड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी अमाउंट आप रजिस्टर करवा लें अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए। जैसे हमने पीछे देखा कि हमने एक अमाउंट जो है वो रजिस्टर करवा ली और उसको अब हमने कहा कि जी वो हम नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स वो ऑथराइज करवा लिए, 100 ईच हमारा एक शेयर की प्राइस थी, तो 10 मिलियन रुपीस की हमने कहा कि शेयर्स, अब हम 10 मिलियन जो है वो शेयर्स इशू कर सकते हैं 10 मिलियन रुपीस के। तो उसमें ये होता है कैपिटल फॉर द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। पब्लिक कंपनीज कैन रेज न्यू कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट से नए इन्वेस्टर्स जो है वो रेज मतलब हासिल कर सकती है। ठीक है, मोस्ट वेरी लार्ज बिजनेसेस आर कंपनीज, जो भी आपकी बड़ी एंटिटीज होती हैं वो कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस होती हैं। ठीक है, आर कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, some financial accounts needed for tax purposes, financial accounts need for the benefit of the partners and tax purposes, लेकिन fairly strict regulations of financial reporting, strict regulation कि आपने लाजमन financial reporting करनी होती है, and also legal requirement of audit भी होती है इसकी। ठीक है, एक चीज ये बहरहाल क्लियर कर लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीड हर किसी की है, हर किसी ने अपनी एंटिटी में अकाउंटेंट की पोजीशन रखी हुई होती है, क्योंकि हर एंटिटी को अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की रेगुलेशंस हैं कि वो अकाउंटेंट जो होगा वो IFRS को भी फॉलो कर रहा होगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रहा होगा, कंपनीज एक्ट को, SECP के तहत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा। और अगर उसकी कोई कंपनी की रिलेटेड कुछ भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, पास का बैंकिंग कंपनी है तो वो जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो यूँ वो कंपनीज जो हैं वो बाकायदा तौर पर रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही होती हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपके पास बहरहाल एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। मैक्सिमम इसकी रिक्वायरमेंट होती है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अकाउंटिंग को अपडेट रखना, लेकिन ऑनर की भी बहरहाल ज़रूरत होती है कि देखिए कि मेरा बिजनेस जो है किस लेवल तक पहुंच चुका है, कितने एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है मेरे पास। तो ऑनर और टैक्स दोनों आप कह सकते हैं नीडेड फॉर टैक्स पर्पसेस and also by owner। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वो कह रहा है कि पार्टनर्स को जरूरत है कि उन्हें मालूम हो कि कितना प्रॉफिट है, क्या चल रहा है, कितने एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है हमारी। ले बेटे, आप लोगों को ये चैप्टर जिस तरह से मैंने डिस्कस किया, आई ट्रस्ट के इसकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं आप बड़ी सादगी में, आसानी के साथ समझ गए हैं। अगर ये वाला चैप्टर हम आगाज में पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको ये बातें इतना आसानी से समझ ना आती। इसमें टर्मिनोलॉजीज आपने देखी, कैपिटल की टर्मिनोलॉजी है, एसेट्स की टर्मिनोलॉजी है, ड्राइंग्स की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, पार्टनरशिप बजाते खुद आपने पढ़ी है पूरा चैप्टर, इसलिए ये चैप्टर बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड बेटे टू डिस्कस दिस चैप्टर? क्वेश्चन किस नौयत के आएंगे? क्वेश्चन वो आपसे थ्योरेटिकली कोई भी
2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अमूमन एग्जामिनर पूछता है, इसलिए पास पेपर में थियोरेटिकल पोर्शन में आपने जहां पर भी कहीं बिजनेस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उनको आपने खास तौर पे देखना है, और जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आंसर आपको चैप्टर में मिल जाएगा। जी बेटो, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मेरे साथ ही हो ना एक्टिवली? लास्ट पॉइंट सोल Yes, sir. प्रोप्राइटर के लास्ट पॉइंट में वर्ड है गोइंग, अच्छा हाँ गोइंग कंसर्न। जी बेटे, गोइंग कंसर्न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेटे सोल प्रोप्राइटर में भी है और पार्टनरशिप में भी है, कंपनी में भी बहरहाल हो सकता है। आपको कहता है कि आप इस बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न सेल कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, इसकी आपने बड़ी डिटेल से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो आपकी कैफ लेवल 5 के लिए FAR 1 आप पढ़ेंगे, उसमें ये चीज डिफाइन करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है एक, conceptual framework. ISB is conceptual framework. वो कहता है कि हम जब अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हम कंसिडर करेंगे द एंटिटी। अब जब द एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें सोल प्रोप्राइटर भी आ गया, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ गई, पार्टनरशिप भी आ गई, एंड कंपनी भी आ गई। तो कहते हैं द एंटिटी is considered as a going concern. Means there means the entity shall remain active for the foreseeable future. ठीक है? Further means that there is no intention to curtail significantly the operations the entity. मीन्स आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आपका कोई इरादा नहीं है उस एंटिटी को सेल करने का, आपका कोई इरादा नहीं है कि आप उस एंटिटी को जो है वो उसके ऑपरेशंस कट ऑफ कर दें। आप
बिजनेस को जो है वो 6 महीने के लिए चला रहे हैं, साल 2 साल के लिए चला रहे हैं। आप खुद मुझे बताइए, आपके जहन में मैं एक छोटा सा सवाल लेकर आता हूँ कि आपको जो आपकी फैमिली में या आपके दोस्त अहबाब में या आपके इर्द गिर्द इलाके में, गली मोहल्ले में जो बिजनेस होते हुए नजर आते हैं, क्या कोई शख्स ये कहता है कि ये बिजनेस जो है मैं 1 साल के लिए करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने बिजनेस बंद कर देना है? ऐसा नहीं होता। अगर वो कहे कि मैं 1 साल के लिए बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैंने बंद कर देना, तो गोइंग कंसर्न नहीं है। समझ गए? तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल एजम्पशन है कि the entity will be considered as a going concern. Means there is no intention to curtail significantly its operations in the foreseeable future. It will keep running or operating or will remain active for the foreseeable future. Foreseeable future ता हद नजर जहां तक आप फ्यूचर में सोच सकते हैं वहां तक ये बिजनेस चलता रहेगा। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है बेटा? तो कह रहा है कि यहाँ पर उसने जो बात की थी कि गोइंग कंसर्न के तौर पर उसको बेच सकता है कि अगर वो चाहे इसको किसी दूसरे को बेचना, तो वो एक गोइंग कंसर्न के तौर पर बिक सकता है। यानी कि उसको खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि आगे बेचा जा रहा है कारोबार को। और जो भी खरीदेगा वो उसे गोइंग कंसर्न के तौर पर खरीदेगा कि चलता हुआ कारोबार उसने बेच दिया, चलता हुआ कारोबार उसने खरीद दिया। ओके, तो गोइंग कंसर्न का मतलब चलता हुआ कारोबार। जी बेटे, एनीथिंग एल्स इन दिस चैप्टर? ऑल गुड? वेल, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी हल्का सा, अच्छा अभी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात है। अभी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की बात थी, अब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात है। कहते फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अब आप चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, अब इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स for business transactions and other items of financial nature. A system of accounting records आपने देखे क्या थे? Books of prime entry or books of secondary entry. ठीक है? और उसके बाद यहाँ से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है? तो आप एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, आपने सिस्टम बनाया और उसको रिपोर्ट किया। तो ये वो चीजें हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस की। जब आप रिपोर्टिंग की बात करते हैं, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताती है। ठीक है? The term entity is used to describe any type of organization. मैंने ये बात अभी लास्ट पैराग्राफ्स में भी आपको डिस्क्राइब की कि any type of organization जिसमें भले वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंटिटी कहलाएगी। Business entities include company, partnership, and sole tradership. Or non-business entities, whereas अब ये भी साथ ही समझ लो, non-business entities include क्या जी? आपके ट्रस्ट, वेलफेयर,
societies, charitable, hospitals, etc. अब उधर भी तो अकाउंटिंग होती है, उधर भी तो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग सिस्टम कहता है क्या होता है? बिजनेस एंटिटीज ऑपरेट a system to record business transactions, to record business transaction, books of prime entry में, in accounting record. This system is called bookkeeping system. Okay, all large businesses have a bookkeeping system for recording the financial details of their business transactions on a regular basis. The bookkeeping record of the business are often referred to as the accounts of the business. Okay, तो bookkeeping आपकी कहाँ पर हो रही है? Books of accounts. Okay, books of primary entry or books of secondary entry हम सीख चुके हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? आप जब बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री बनाते हैं उससे पहले आपको चार्ट ऑफ अकाउंट तश्कील देना होता है, जिसमें कि तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटी के कोड होते हैं। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स created by business to be used to organize its financial transactions, जिसको आप आइडेंटिफाई कैटेगराइज करते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इनको भी आप अकाउंटिंग हेड देते हैं। ईच जनरल लेजर, अब देखो ना, ये अगर पहले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो स्टूडेंट को पहले चैप्टर में नहीं मालूम होती, इसलिए पहला चैप्टर आगाज में नहीं पढ़ाया जाता। Each general ledger account is identified by a unique code and heading. यानी कि जनरल लेजर में आपने देखा जो टी अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, होता ये है कि सपोजली अगर ये वेजेस एक्सपेंस का टी अकाउंट है तो आप इसको एक कोड दे देते हैं। सपोजली इसको आप कोड देते हैं 3019, ओके 30191, ये कोड इसका हो गया। अब 30191 को अगर वो कहे कि डेबिट कर दो तो इसका मतलब वेजेस को डेबिट कर दो, और अगर रिपेयर एक्सपेंस है और रिपेयर एक्सपेंस में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए उसको जो कोड दिया हुआ है 30181 है, तो वो कहे कि 30181 को डेबिट कर दो तो इसका मतलब रिपेयर को डेबिट कर दो। ओके, तो इस तरह से कोडिंग की जाती है, हर किसी को यूनिक कोड दिया जाता है। ये जरूरत कहाँ पर आती है? जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। कोडिंग इज यूज्ड, okay, code for ledger account is used while keeping books of accounts electronically. Computerized system. Okay. तो जब कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हमें फिर अकाउंटिंग हेड को कोडिफाई करना होता है। This allows a business to generate instructions and policies to be followed by those members of staff, blah, blah, blah. The list is typically arranged in the order of a customary appearance of accounts in the, अब उसकी आप जो एक सीक्वेंस बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दोनों एक्सपेंस को मैंने 3 से शुरू किया, आप कह सकते हैं कि 10000 जो होगा वो कैपिटल ऑनर्स इक्विटी के लिए सीरीज है, 2000 जो है वो इनकम्स के लिए सीरीज है,
3000 सीरीज जो है वो एक्सपेंसेस के लिए है, 4000 एसेट्स के लिए, और 50000 आपकी जो है वो लायबिलिटीज के लिए। अब इसमें सपोजली लायबिलिटीज में आपने करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी की डिस्टिंक्शन करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी की डिस्टिंक्शन करनी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आप कह सकते हैं 51000 और जो करंट लायबिलिटीज होंगी वो 52000 की होंगी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में फर्दर आप कहते हैं कि फ्रॉम बैंक, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। अब कई तरह के बैंक्स के लोन हो सकते हैं, उसका आप कोड हो सकता है कि 51200 जो है लोन फ्रॉम बैंक के लिए यूज होगा। और इधर आप कहते हैं कि ट्रेड पेएबल के लिए, ट्रेड पेएबल। अब आपके कई तरह के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिटर्स हो सकते हैं। हर किसी को जो कोड मिलेगा 52200 से शुरू होगा उसका कोड, ठीक है। अब ट्रेड पेएबल में सपोजली एक अली सन्स ट्रेडर है जो कि आपका अकाउंट्स पेएबल है। अब अली सन्स को आप दे देंगे अकाउंट 52201, ओके। इस तरह से सपोजली आप बिलाल सन्स एक आपका अकाउंट्स पेएबल है, उसको आप कह देंगे 52202, ठीक है। अब जो 52202 को डेबिट क्रेडिट किया जा रहा होगा तो पता चल जाएगा कि एक अकाउंट्स पेएबल है जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है, जो कि 5000 सीरीज से आगे चल रहे। 5 से पता चल जाएगा कि लायबिलिटी है, 2 से पता चल जाएगा कि ये करंट लायबिलिटी है, फर्दर अगले 2 से पता चल जाएगा कि ट्रेड पेएबल की ट्रेड पेएबल लायबिलिटी की करंट लायबिलिटी है, और 1 और 2 लास्ट जो है वो बता देंगे कि ये फलाना आपका ट्रेडर है, फलाना पेएबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर कोडिफाई करते हैं चीजों को। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बेटे बताएंगे। बाकी सिंपल रीडिंग आप इसको देख लेंगे। द एम ऑफ चार्ट is to ensure that all transactions are recognized in accordance with the requirement of the business. ये चार्ट ऑफ अकाउंट इन्होंने भी डेवलप करके दे दिया, कोड की रेंज बता दी, मैंने भी आपको उस तरह से कोड बनाकर दे दिए थे, ठीक है। इसमें अब जैसे ये नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इक्विटी के बनाए हैं, ये एक्सपेंस के, इनका कोई भी इसका तरीकेकार हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट यही उसका रूल होगा, कुछ भी कोडिंग का हो सकता है, ओके। ये वो चीज मैंने आपको बड़े इजीली कवर कर दिया, ओके बेटे। उसके बाद वाउचर्स एंड फॉर्म्स। आपके जितनी भी पेमेंट्स और कलेक्शंस होती हैं, या आप जनरल जर्नल के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज जब पास करते हैं तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है जो डेबिट एंड क्रेडिट आपने जिस पे लिखना होता है कि डेबिट किस अकाउंटिंग हेड को करेंगे, ये 2-3 लाइन जिसमें लिखी होती है, और क्रेडिट किस अकाउंटिंग हेड को करेंगे, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी होती है और यहाँ पर अमाउंट्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है। हो सकता है एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हो सकता है एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हो, ठीक है। और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अप्रूवल्स, कि आपने किसी अकाउंट को डेबिट करना है या किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उसके ऊपर प्रॉपर अप्रूवल्स होना जरूरी है। जो आपका रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको अप्रूव करे कि आपने ये डेबिट या क्रेडिट दुरुस्त किया, ठीक है। अब ये वोचर्स जो है डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, पेमेंट वोचर हो सकता है, रिसीट वोचर हो सकता है, जर्नल वोचर हो सकता है, ठीक है।
आप अगर कैश पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये कैश बुक से रिलेटेड वाउचर्स हैं, कैश पेमेंट और रिसीट के। और अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, तो फिर वो जर्नल वाउचर में एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों आपको नजर आए, ठीक है, जो कि कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। इसको हम जेवी भी कहते हैं। अमूमन आप अपनी लैंग्वेज में जब इंशाल्लाह ताला आप फर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जेवीज, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड, अब इन सब से आप फैमिलियर हैं, कैश बुक, जनरल लेजर। अच्छा बेटे, कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक तक आपने पढ़ी हुई है। जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको मेन लेजर भी कहा जाता है। इसलिए ये चीजें आपके नोटिस में होना चाहिए। सैलरी रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिक्स एसेट रजिस्टर, एम्प्लॉयज पेरोल फाइल्स फॉर सैलरीज एंड वेजेस, ये पेरोल फाइल्स मेंटेन होती है। पर्सनल फाइल्स, पेरोल फाइल्स, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इसको कहते हैं। ओके, इनवॉइस ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमने देखा था क्रेडिट सेल्स के लिए ये इनवॉइस जो है वो इशू होती है। क्रेडिट सेल्स की डिटेल इस पे मेंशन होती है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट स्लिप, जब आप बैंक में कैश जमा करवाते हैं, चेक जमा करवाते हैं, तो बैंक एक स्लिप देती है। फिर चेक बुक, आप जिसके जरिए से बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस, आप जब अपॉन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, आपको इनवॉइस मिलती है जो सेलर से, वो परचेज इनवॉइस, सेम वही वाली इनवॉइस जो होती है जो सेलर इशू करता है अपने कस्टमर को, तो वो शख्स जो खरीद रहा होता है सामान उसको एक कार्बन कॉपी या उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, वो उसके लिए परचेज इनवॉइस कहलाती है। ओके, उससे पहले वो चीज खरीदने के लिए परचेज ऑर्डर देता है कि ये परचेज ऑर्डर होगा। परचेज ऑर्डर को देख के वो सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। इनवॉइस वाली बात जो है वो रिपीट होगी ऊपर आगे। इनवॉइस, एनी अदर रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, देखो बेटे, ये उसने जस्ट आपको एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, उनका एक तारुफ करवाया। इसकी डिटेल्स जो है वो काफी हद तक आपने पढ़ ली हुई है, सीख ली हुई है। ये जो सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर है वो सिर्फ मैं आपके साथ अभी हल्का सा डिस्कस करूंगा। ये कस्टमर और ये एंटिटी जो कि सेल करने जा रही है, ठीक है। कस्टमर इस एंटिटी को भेजता है परचेज ऑर्डर कि जी आपने इतनी गुड्स मुझे सप्लाई करनी है। ये एंटिटी जो है इंटरनली prepares a sales order। वो अपने इंटरनल पर्पस के लिए सेल्स ऑर्डर बनाती है कि जी हमने इतनी चीजें सेल करनी है फलाने बंदे को, ओके। और उसका इसी एंटिटी का सेल्स डिपार्टमेंट
ये बनाती है फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, और वो सेल्स डिपार्टमेंट sells goods to customer ठीक है, और issues invoice। ये बेटे कहानी। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एंटिटी को कस्टमर की तरफ से परचेज ऑर्डर मिलता है और एंटिटी इंटरनली सेल्स ऑर्डर बनाती है, अपने सेल्स डिपार्टमेंट को कहती है कि ये चीज़ें सेल करनी है, और वो सेल्स डिपार्टमेंट जो है गुड्स या सर्विसेज सेल कर देता है कस्टमर को, और सेल करते वक्त इशू करता है इनवॉइस। कुछ डॉक्यूमेंट्स प्री नंबर्ड होते हैं, पहले से उनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, प्री नंबर्ड डॉक्यूमेंट, ताकि आप एक उसके ऊपर सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकें, वो गुम ना जाए, उसके प्री नंबर उसके ऊपर मौजूद होते हैं। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, फिर जो अकाउंटिंग हेड होता है या फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज को रिव्यू करता है, उसकी दुरुस्त डेबिट एंड क्रेडिट हुआ हुआ है, उसकी अमाउंट्स दुरुस्त हैं, वो ट्रांजैक्शन की नेचर के मुताबिक उसके मेन हेड्स को चेक करता है कि जी उसको मेन हेड जो है वो एसेट या एक्सपेंस दुरुस्त डेबिट हुआ हुआ है। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक इम्पोर्टेंट काम है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वन एक्टिविटी ओवर मोर देन वन पर्सन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग होल ऑफ द ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली। अब जैसे मैंने यहीं पर बात की, परचेज ऑर्डर रिसीव करने वाला शख्स एनालाइज करेगा और उसके बेस पर अगले शख्स को ट्रांसफर करेगा कि जी कौन इसको सेल्स करेगा, सेल्स ऑर्डर बनाएगा, वो अगले शख्स को ट्रांसफर करेगा कि जी आप ये इन चीज़ों को डिस्पैच करना है और सेल्स इनवॉइस बनानी है। तो इस तरह एक ही ट्रांजैक्शन के लिए आप देखें, चीज़ों को सेल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसको कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद करेक्शन ऑफ एंट्रीज, हमने पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा। ऑडिट ट्रेल का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसके पीछे एक ट्रैक छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको हल्का सा ऑडिट ट्रेल नजर आ रहा है, ताकि वो बात को पीछे तक देखा जा सके। अब परचेज ऑर्डर का एक नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर रेफरेंस जो है सेल्स ऑर्डर में दिया जाएगा, ये रेफरेंस सेल्स ऑर्डर में दिया जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट जब डिस्पैच करवा रहा होगा तो डिस्पैच नोट के अंदर इस सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस दिया जाएगा। फिर इनवॉइस जब बनाई जाएगी तो उस इनवॉइस के अंदर इस परचेज ऑर्डर का रेफरेंस दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको अगर देखना हो कि इनवॉइस किस कस्टमर को हमने इशू की है, तो देखेंगे आप कि आपको पिछले तमाम ट्रैक से होते हुए आप उसके परचेज ऑर्डर नंबर तक पहुंच जाएंगे कि जी क्या इसने ये ऑर्डर किया था कि मुझे इतनी गुड्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, हो सकता है कल को वो कहे कि नहीं जी आपने तो मुझे फालतू में चीजें भेज दी हैं, तो आप फिर उसको ट्रैक करते हुए कस्टमर के परचेज ऑर्डर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको ट्रैकिंग को ऑडिट ट्रेल कहते हैं। ठीक है बेटे, कस्टडी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सेफ रखा जाता है ताकि लोगों को मालूम ना हो जाए कि आपके जो बिजनेस फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो महफूज जगह पर मौजूद रहें। उसका आप रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं। उन रिकॉर्ड्स में क्या कुछ शामिल होता है, उसमें लेजर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, बैंक की रिकंसिलिएशन या स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट जो माल खरीदा वो हैं, सेल्स हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम रिकॉर्ड्स आप अपने रिकॉर्ड रूम में सेफ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ चुके हुए हैं। डबल एंट्री के तहत फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। ठीक है,
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो ओनर और बिजनेस एंटिटी है, दो सेपरेट एंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर अमूमन पूछता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। ये भी एग्जामिनर अमूमन क्वेश्चन पूछ लिया करता है, इसको आपने जरूर गो थ्रू करना है। रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैं आप लोगों को साथ साथ IFRS का बताता चला जा रहा था कि जी IFRS क्या होता है। IFRS हम यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं इनको। जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत अकाउंटिंग करती हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट अभी बात कर रहा था कि बैंक्स अपने रेगुलेशंस के मुताबिक करेंगे अकाउंटिंग। ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको तारुफ है IFRS वगैरह क्या होता है, ओके। अब बेटे इसका नेक्स्ट ये यूजर की क्या नीड है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में और कोई ऐसी बात खास नहीं है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप पहले ही कर चुके हुए हैं, इसके मतलब काफी चैप्टर्स, तो जस्ट एक क्विक रीडिंग रिक्वायर्ड होगी, ओके। इसको बेटे आपने चैप्टर को अपने तौर पर क्विकली रीड कर लेना है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको एक क्विक रिव्यू करवा दिया इसका, लेकिन इसकी रीडिंग मस्ट है। एक बात मैं आप लोगों को कहा करता हूँ और अब जरा जोर दे के कहूँगा कि बुक रीडिंग, नेक्स्ट हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देख लेंगे। बुक रीडिंग, अगर स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करना चाहता है तो बुक रीडिंग मस्ट है, ओके। हाँ, अगर आप अल्लाह की सपोर्ट करना चाहते हो अपने एग्जाम के पास होने को, या माँ बाप की दुआओं पे छोड़ना चाहते हो, तो फिर बेशक बुक रीडिंग ना करो, ओके। लेकिन अपनी तरफ से आपकी मेहनत भरपूर रिक्वायर्ड है, बुक रीडिंग जरूर करें। और ये आपके पास ICAP लेवल पर एक उनकी ICAP की ऑथराइज्ड बुक आपको मौजूद है, जरूर पढ़नी है आपने, ठीक है बेटे। कल इंशाल्लाह ताला इस पे फर्दर डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 2 पे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? हाँ अब्दुल कदीर मियाँ, पेरेंट्स की दुआएं तो डेफिनेटली हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत तो करनी है बेटे, ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स की दुआओं पर नहीं रहना, टीचर भी दुआएं करते हैं, पेरेंट्स भी दुआएं करते हैं, आप मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला अजर देते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।